आज का हमारा चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम को हम किस तरह से समझते हैं कि हायर परचेज सिस्टम जो है वो एक तरह से क्या होता है कि जब कोई हम माल ख़रीदते हैं या कोई भी एसेट ख़रीदते हैं तो हम उसका जो पेमेंट है पूरा पेमेंट हम नहीं करते हैं। उसका जो पेमेंट है वो हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं। और उसके लिए जब हम ख़रीदने जाते हैं उसको, तो कुछ डाउन पेमेंट देने के बाद बची हुई जो रकम होती है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू उसको देते हैं या पेमेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो परचेसर है या जो जिसने माल ख़रीदा है उसको जब तक वो उसका फुल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाता तब तक उसका मालिक नहीं कहलाता। तब तक उसको जितना भी इंस्टॉलमेंट वो पेड करता है तो वो उस संपत्ति का किराया माना जाता है। और विक्रेता जो है, मतलब जो सेलर है, वो क्या कर सकता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना कोई किस्त नहीं पेमेंट की है तो वो उसको माल को जब्त कर सकता है। या कोई व्यक्ति अगर माल के लिए उसने डाउन पेमेंट दे दिया लेकिन उसके बाद माल ख़रीदने से मना कर दे तो वो उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है कि मतलब वो उसकी किराए के लिए दावा नहीं कर सकता, सिर्फ उसका जो एग्रीमेंट की जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए वो दावा कर सकता है कोर्ट में कि इस व्यक्ति ने हमसे माल मंगाया और हमारा माल ख़रीदा नहीं। इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह से है, तो क्या बोलती है डेफिनेशन? हायर परचेज मेथड कहाँ चली गई? Hire purchase method refers to the method in which the price of the property is paid in installment. The ownership of the property remain with the seller, ये सेलर की स्पेलिंग गलत है, during the period of the installment not received until the last installment is paid. क्या कह रहा है कि जो हायर परचेस मेथड में क्या होता है कि जो जब तक पूरा जो उसका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो जो ख़रीदने वाला है उसकी संपत्ति वो नहीं कहलाती, तब तक वो जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसी की संपत्ति कहलाती है। अब इसमें कुछ जो पॉइंट हैं जो कि हमको देखने चाहिए, जिन पर हमको विचार करना चाहिए। और ये जो पॉइंट हैं ये इंडियन हायर परचेज सिस्टम एक्ट 1972 की सेक्शन नंबर 2 के अनुसार दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि पहला पॉइंट कहता है कि जो किरायाकृत, मतलब जो परचेसर है उसको माल की सुपुर्दगी इस शर्त पर दी जाती है कि वो जो एग्रीमेंट का अमाउंट है उसको वो एक समान किस्तों में चुकाएगा। पहली क्या है कि उनको जो आइटम है उसकी सुपुर्दगी इसी शर्त पर दी जाती है कि उसका जो अमाउंट है वो एक समान किस्तों में उसका पेमेंट करेगा। दूसरा क्या कह रहा है ये कि जो परचेसर है उसको जो आइटम है या जो एसेट वो परचेस कर रहा है, जब तक वो उसकी पूरी किस्त नहीं चुका देता तब तक वो उसका ओनर नहीं कहला सकता है। तीसरी चीज़ वो क्या बोल रहा है कि जो परचेसर है, जो किराया क्रेता है या जो हायर परचेसर है, वो जो अनुबंध उसने एग्रीमेंट किया है कि मैं इस माल को इतने में मुझे परचेस करना है और इसका मैं इंस्टॉलमेंट पेड करूँगा, वो उसको बीच में भंग कर सकता है, वो मना कर सकता है कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो सेलर है वो जो माल या वो जो एसेट जिसने जो उसको बेची थी या उसको दी थी इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट, तो वो उसको जब्त कर सकता है।
फोर्थ क्या बोल रहा है कि किराए का भुगतान करने के में यदि क्रेता त्रुटि करेगा, वही अगर इंस्टॉलमेंट पेड करने में अगर जो परचेसर है वो असफल रहता है या नहीं देता है किसी तरह से इंस्टॉलमेंट जो है, तो जो सेलर है वो उस माल को जब्त कर सकता है या उसको अपने अंडर में ले सकता है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हायर परचेज सिस्टम की वो क्या है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डिलीवरी एज सुन एज एग्रीमेंट इज़ मेड। जैसे ही एग्रीमेंट बन जाता है जल्दी से जल्दी उसकी डिलीवरी हो जाती है माल की, उसी समय उसको माल दे दिया जाता है। एक पर्टिकुलर डाउन पेमेंट पेड करने के बाद माल पेड दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इंस्टॉलमेंट के थ्रू इसको पेमेंट करे। दूसरा है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में होता है एकदम। तीसरा है इंस्टॉलमेंट टू बी ट्रीटेड एज रेंट। तो ये जो इंस्टॉलमेंट पेड होता है तो इसको क्या कहा जाता है कि ये जो परचेसर है जब तक ये पूरा पेमेंट नहीं कर देगा तब तक इसका जो एसेट है उसका ये मालिक नहीं बन सकता। तो जो इंस्टॉलमेंट पेड होती है उसको एज अ रेंट माना जाता है। चौथा है जब तक फुल इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाता तब तक जो माल है या जो एसेट है उसका जो मालिक है वो सेलर ही माना जाता है। परचेसर ओन टू फुल पेमेंट, जब तक परचेसर फुल पेमेंट कर देगा तब वो उसका मालिक बन जाएगा। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बिफोर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है उसके पहले ये एग्रीमेंट को तोड़ सकता है या उसको भंग कर सकता है। कौन? परचेसर उस एग्रीमेंट को भंग कर सकता है। गेटिंग रिबेट एंड पेइंग द इंटायर अमाउंट इन एडवांस, अगर वो जो अमाउंट है वो उसके पास में पैसा आ गया है और वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो पेड करना चाहता है तो उसको उसमें कुछ रिबेट मिलती है। दूसरा है इनफ्रिंगिंग राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी है उसको जो उसका जो राइट है, थर्ड पार्टी मतलब क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति है, जैसे कि ए है ना, इसने बी से माल ख़रीदा और उसको पेमेंट अभी पूरा हुआ नहीं है और उसके पहले उसने किसी सी को माल अपना बेच दिया। तो ये जो सी है, ये जो थर्ड पार्टी है उसको अच्छा राइट्स नहीं मिलता। वो क्या होता है कि वो जो मालिक है या वो जो सेलर है वो उस जो माल उसने उसको दिया बेचा था, बी को बेचा था, वो उसको जब्त कर सकता है, वापस बुला सकता है। ओनरशिप ऑफ बायर इवन व्हेन सोल्ड आर मोर्टेज, जो ख़रीदार है उसको ये अधिकार है कि उसने जो वस्तु ख़रीदी है या जो जो आइटम्स उसने परचेज़ किया है उसको या तो वो बेच दे या उसको मोर्टेज रख दे, मतलब गिरवी रख दे। अगर जो पार्टी परचेसर है, अगर जो पार्टी सेलर है ना, उसने जो माल पर सेल किया है किसी जैसे ए ने बी को माल सेल किया है, तो जो बी है उसने अगर जो माल है उसको जैसे कि उसने किस्त नहीं जमा की और उसका जो माल है वो भी ख़राब हो गया है, तो थर्ड जो सेलर है वो तो लेगा नहीं उसको, तो क्या करेगा उसके बदले में कंपनसेशन लेगा, मतलब क्षतिपूर्ति लेगा। उस जो माल है उसका कंपनसेशन, मतलब जो माल है उसका जितनी वैल्यू है वो उसकी क्षतिपूर्ति लेने का अधिकारी है। अगर माल की सही डिलीवरी नहीं हुई या डिलीवरी के समय कोई माल जो है वो ब्रेक हो गया, टूट फूट गया, या फिर जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो गया, भंग हो गया, तो इसमें जो
डैमेज है उसके लिए जो सेलर है वो उत्तरदायी होता है। अगला जो है उसमें क्या बोलता है ये, कि जो परचेसर है उसका ये मतलब उसकी लायबिलिटी है कि वो जो माल उसने परचेस किया है उसका जो पेमेंट है उसके लिए बराबर प्रॉपर व्यवस्था करे, और उसके लिए जो व्यवस्था करे, मतलब जो माल का जो अमाउंट उसको पेड करना उसके लिए वो डिपॉजिट करे, पर किसी न किसी तरह से प्रॉपर उसको व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये जो हायर परचेज सिस्टम है इसका जो एडवांटेजेस है, तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला एडवांटेज हम देखते हैं परचेसर के लिए क्या एडवांटेज है। पहला, एक्सपांसन ऑफ बिजनेस। क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं और उनको जो एसेट की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट में ख़रीद लेते हैं। वो हर महीने कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट पेड करके इसका अमाउंट पेड कर देंगे, और जब उनको ज़रूरत होती है तब वो माल को परचेज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इनका जो बिज़नेस है वो बढ़ता है। नो रिपेयर चार्जेस, किसी तरह का कोई रिपेयर चार्जेस जो है वो नहीं लगता है इसमें। क्यों? क्योंकि जो माल है जब तक पूरी सुपुर्दगी न पूरा इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाता तब तक जो माल है वो विक्रेता का ही उसका अधिकार होता है। तो जो उसके फुल पेमेंट होने के बीच में जब तक कुछ भी टूट फूट या डैमेज होता है तो उसका जो रिपेयर करने का जो काम है वो विक्रेता का ही होता है। प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। क्या होता है कि इससे क्या होता है कि लोग अपनी बचत करते हैं। इस तरह जो जैसे हमने इंस्टॉलमेंट में माल ख़रीदा तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी जो प्रॉपर हमारा जो इनकम है और हमारे जो खर्चे हैं उसमें हम कुछ कम खर्च करके बचत करके हम जो एसेट है उसको परचेस करने में सक्षम होते हैं। तो इससे हमारी जो मितव्ययिता मतलब कम खर्च करने की जो हमारी जो प्रवृत्ति है हम इसको बढ़ाते हैं। फोर्थ है बैक टू लो यूटिलिटी। क्या होता है कि अगर जो परचेसर है अगर उसने वो कोई एसेट ख़रीदी है और वो उसकी यूटिलिटी में नहीं आती या उसकी आवश्यकता उसको ख़त्म हो गई है, या फिर उसकी आवश्यकता उसको कम पड़ती है या उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें वो क्या करता है, जो सेलर है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब उसको ब्रीच कर सकता है, मतलब भंग कर सकता है और अपने माल को वापस बुला सकता है। नो नीड फॉर थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रेता और जो विक्रेता है मतलब हायर परचेसर और हायर सेलर जो है वो दोनों मतलब दो ही पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो मोर लोन्स, किसी और जगह से या बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति अपना वो जो सेलर है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है, तो जो इंस्टॉलमेंट कम होती जाती है उसका अमाउंट जो कम हो जाता है उस आधार पर उसको इंटरेस्ट पेड करना होता है इसमें। अब जो सेलर है उसके लिए क्या है, तो उसकी जो सेल है, ये सेल की स्पेलिंग सब जगह गलत हो रही है। सेल की जो है ग्रोथ बढ़ जाती है, सेल ज़्यादा होने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग कम पैसे में मतलब अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति करने लगते हैं, तो जो सेल है जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़ जाती है। दूसरा है सिक्योर पेमेंट, पेमेंट भी सिक्योर रहता है कि भाई हमने किसी को इंटरेस्ट में पेड किया, मतलब हमने किसी को इंस्टॉलमेंट में पेड सेल की है कोई आइटम या कोई
चीज़ तो क्या होता है कि उसके साथ साथ में उसका इंटरेस्ट भी हमको मिलता है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। अब ये जो लोन है ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो परचेसर ने जो एसेट खरीदी है वो है तो परचेसर की, लेकिन है किसके पास में? है वो सेलर के पास में। और जो सेलर है वो एक तरह से जो इंस्टॉलमेंट के लिए उसको छूट दे रहा है, वो एक तरह से लोन हो गई उसकी। तो ये जो हमारे पास में जो एसेट है उसका जो अधिकार है वो सिक्योरिटी के रूप में उसके पास में है, और वो हमको लोन दे रहा है कि हम इसका माल परचेज कर सकें। तो ये हो जाता है कि जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन के अंतर्गत ही आता है ये। क्लोज रिलेशनशिप। इससे क्या होता है कि जो सेलर और परचेसर है उनमें आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस करते हैं तो उनमें आपस में रिलेशनशिप भी अच्छी रहती है। मेंटेनिंग रियल वैल्यू ऑफ कैपिटल। जो मतलब जो भी एसेट परचेज़ की जाती है तो उसकी जो रियल वैल्यू रहती है वो मेंटेन रहती है, और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट पेड होता रहता है। मतलब कि जब तक लास्ट में जब तक वो उसका जो अधिकार है वो अगर जब तक परचेसर को नहीं दिया जाता तब तक उसकी वैल्यू जो है मेंटेन रहती है। वो उतने का ही रहता है जितने का वो जो एसेट है जितने की रहती है उतनी ही, जब तक फुल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाता तब तक भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। अब सोसाइटी के लिए क्या है? तो सोसाइटी के लिए पॉसिबल यूज़ ऑफ न्यू आइटम्स। सोसाइटी के जो लोग हैं जो मतलब जिनकी आमदनी कम है वो भी अच्छे दूसरी एसेट और जो नए नए जो प्रोडक्ट बाज़ार में आते हैं उनको परचेज़ कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। जो लोग कम कमाते हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है इससे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो एसेट है उसको कम कीमत पर इंस्टॉलमेंट में ख़रीद लेते हैं और वो धीरे धीरे उसका पेमेंट करते हैं, तो वो उसका यूज़ भी करते हैं और अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाते हैं। इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर द कमोडिटी। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं लोगों को इंस्टॉलमेंट में, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? लोगों को लगता है यार सस्ते मतलब कम पैसे में अभी हम उठा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम इसका पेमेंट कर देंगे, तो लोगों में डिमांड बढ़ जाती है उसको यूज़ करने की। प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस। इससे क्या होता है कि उनका जो बिजनेस है उसका वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है।